Very good morning to all my dear students. Good morning, please. Good morning. बैठिए प्लीज़ बैठिए. अब नई वाली बुक निकाल लो जीएसटी की. आप लॉ स्टडी करते हैं ना, लॉ, ये वही है. ये तो मैंने ज़बरदस्ती प्रैक्टिकल बना के इसमें डाले हैं. प्रैक्टिकल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरी बुक में मिलेंगे. पेज नंबर 16 निकालिए. 16 गुड्स एंड सर्विस टैक्स. Computation of GST liability, input, output tax, net tax. Concept of GST was introduced first of all in France in 1954. पेज नंबर 16 है. सबसे पहले जीएसटी की बात दुनिया में फ्रांस ने की थी 1954 में. फिर दुनिया के सारे कंट्रीज ने की बात. फिर मोदी जी ने कहा हम इतने पीछे हैं, तो 2017 को 1717 को इंडिया में भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया. तो शुरुआत इसकी यहाँ से होती है. 1717 इनकम टैक्स एक्ट जो भी चल रहा है वो कब से इंडिया में एप्लीकेबल हुआ? 1901 के 2 कितना समय लगता है? 61. कितना समय लगता है? 62. कितना समय लगता है? 63. देखो एक्ट बना तो था 61 में, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अभी सारा कंट्री पढ़ ले इसको. पहले इम्प्लीमेंट कर दिया. लोग कहेंगे पढ़ा तो है ही नहीं, क्या लिखा हुआ है. पढ़ने का टाइम मिलता है, जैसे हम क्लास में आपको देते हैं, आप पढ़िए आप इसको आराम से. तो गवर्नमेंट में टाइम देती है 6 महीने 8 महीने का. और ये वो दिन था जब इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया. यहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ 1462 से. ये बनाया जून में. मोदी ने कहा बाद में पढ़ लेना, चलो करो इम्प्लीमेंट. सब ने कहा कि ये पूरे कंट्री के अंदर देयर विल बी कंप्लीट कैओस. सारे कंट्री में इतना उथल पुथल हो जाएगी, देख लो, लोगों को पता ही नहीं. उन्होंने कहा कुछ नहीं, करो ना इंट्रोड्यूस, बाद में देखेंगे क्या हुआ. और 30 जून की रात को प्रेसिडेंट से ओपनिंग करवा के इंट्रोड्यूस कर दिया. इंट्रोड्यूस होने के 2 महीने बाद पब्लिक को पता लगा जीएसटी आ गया है. ये काम कैसे होगा किसी को नहीं पता. 6 महीने तक कोई काम ही नहीं हुआ, सारा पेंडिंग हो गया. तो फिर गवर्नमेंट ने कहा ये क्या हुआ. फिर उनको कहा भाई जो पुराना है उनको ठीक कर लो. कोई इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन सब माफ़ कर दिया है. ठीक होते होते 2-2.5 साल लगे. अब जाके कुछ गाड़ी ट्रैक पे आई है. तो जल्दबाजी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो यही होगा. हमेशा पढ़ने का टाइम दिया जाता है. दूसरी बात, जब भी कोई नया एक्ट बनता है सिस्टम ये होता है कि पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी होती है, ये उसको दिया जाता है. सारी पार्टीज़ के एमपीज मिलके उसके ऊपर लंबा डिस्कशन करते हैं. फिर जाके पार्लियामेंट के अंदर आता है. सेलेक्ट कमेटी बनी नहीं, सीधा इंट्रोड्यूस, सीधा पास, सीधा इम्प्लीमेंट. तो इसका स्टार्टिंग जो हुआ ना वो बस ऐसा ही हुआ. हम कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन. तो ये वेल बिगन नहीं था, इसलिए इसका हाफ डन हुआ ही नहीं. इसका टोटली रुक गया. पूरी प्लानिंग से कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, प्रॉपर स्टार्ट हो जाए तो समझो आधा काम तो ख़त्म हो गया, बिगनिंग हो गई है भाई. इसमें ऐसा नहीं हुआ था. ठीक है, देखो दोबारा रीड करते हैं. कंसेप्ट ऑफ जीएसटी सबसे पहले कहाँ आया? फ्रांस. भाई फ्रांस की पॉपुलेशन तो 1954 में कितनी थी? 2 करोड़ 3 करोड़. 3 करोड़ लोग, वो भी पढ़े लिखे समझदार. उन पे सिस्टम को लगाना आसान है. इंडिया के 130-140 करोड़, उसमें से आधे दुकानदार पढ़े लिखे ही नहीं है. ना इंटरनेट की फैसिलिटी, ना अकाउंटेंट की फैसिलिटी, ना कोई और फैसिलिटी. और पूरा सिस्टम पहले दिन से ऑनलाइन कर दिया. 100% ऑनलाइन, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे. इनकम टैक्स अभी तक भी 100% ऑनलाइन नहीं हुआ. कुछ ऑप्शन है मैनुअल. मैनुअल कुछ भी नहीं है, सारा ऑनलाइन है. कुछ भी मैनुअल नहीं करना, सारा सिस्टम ऑनलाइन. बड़ा मुश्किल था. उन्होंने कहा 60 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन के पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, वो कैसे करेंगे. ऐसे डिजिटल पेमेंट की जब बात आई, डिजिटल पेमेंट कह रहे हो, 60 करोड़ कनेक्शन है. मोदी जी ने कहा वो मुझे नहीं पता, इंट्रोड्यूस कर दो, अपने आप ले लेंगे सब कनेक्शन धीरे धीरे. तो ये भी एक तरीका होता है काम करने का. भाई तुम शुरू करो, लोग अपने आप एडजस्ट कर लेंगे. प्रॉब्लम तो आएगी, एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है. अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया देखिए. गुड सर्विसेज इनफैक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग
टैक्सेस। एक्ट बनाए गए 5, इनकम टैक्स एक्ट तो एक है ना, इसके एक्ट 5 है। सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स regulated through Central Goods Service Tax Act 17, State Goods Service Tax regulated through State Goods Service Tax Act 17, Integrated Goods Service Tax regulated through Integrated Goods and Services Tax Act 17, Union Territory Goods Service Tax Act 17, Goods Service Tax Compensation to States regulated through Goods Service Tax Compensation to States Act 17। देखिए इस पार्ट को, इसमें सिस्टम ये रहेगा, जब सेलर बायर को गुड्स बेचेगा या सर्विसेज देगा, दोनों पे एक तरह से लगता है। पहले गुड्स का एक्ट अलग होता था, सर्विसेज का अलग होता था, तो उन्होंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। एक ही बात है, गुड्स हो सर्विस हो, एक सामान बेच रहा है, एक सर्विस बेच रहा है, फ़र्क कहाँ है? इससे पहले अलग अलग एक्ट होते थे, सेल्स एक्ट गुड्स का, सर्विसेज टैक्स एक्ट सर्विसेज का। अब सेल टैक्स एक्ट हट गया, सर्विसेज टैक्स हट गया, आ गया क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोनों को मर्ज करके इकट्ठा ले आए, वरना उसका एक्ट अलग, इसका एक्ट अलग, इनकम टैक्स एक्ट अलग। एक पहले मैं वो एक्ट पढ़ूँ, फिर मैं इसका एक्ट पढ़ूँ, फिर मैं इसका एक्ट पढ़ूँ, उसके बाद 2 ही एक्ट पढ़ने, एक इनकम टैक्स का, एक इसका पढ़ लो। तो जो सेलर है वो सामान बेचा उसने 1 लाख रुपए का, तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए, दोनों को टैक्स चाहिए, काम तो तभी चलेगा ना। तो आधा इनको मिलेगा, आधा इनको मिलेगा। जीएसटी में ऐसा कर दिया भी 50-50 कर लो। जैसे 9% टैक्स मान लो इसका है, 9% इसका है, तो 9% इसका लगेगा 9,000। क्या कहलाएगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेंट्रल। ये क्या कहलाएगा? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एक एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, एक एक्ट स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि वो अलग गवर्नमेंट है, ये अलग गवर्नमेंट है। एक्ट तो 2 बनेंगे, लेकिन 2 एक्ट नहीं, एक ही रहेगा। एक कैसे रहेगा? जो सेंट्रल बनाएगी सारी स्टेट उसको कॉपी पेस्ट करेंगी, बदल नहीं सकते। पहले तो अलग अलग सिस्टम था। मान लो हमारी 25, 26, 27 स्टेट हैं, 27 के 27 एक्ट अलग अलग है। एक चार्ट अकाउंटेंट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है, पंजाब का केस आ गया, वो एक्ट दोबारा से स्टडी करो सारा। हरियाणा का आ गया, दोबारा से स्टडी करो। सेंटर का आ गया, दोबारा से स्टडी करो। अब खाली एक सेंटर का स्टडी कर लो, बाकी सारी स्टेट्स का कॉपी पेस्ट है। वो चार्ट अकाउंटेंट किसी भी स्टेट में जाके प्रैक्टिस कर ले। वरना एक CF हमने ब्रांच खोली पंजाब में, और यहाँ से एक चार्ट अकाउंटेंट को ट्रांसफ़र कर दिया, सारा पंजाब का द्वारा पढ़ो। दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग है। ऐसा लगता था स्टेट नहीं है, कंट्री है। दिल्ली से पंजाब में क्या चले गए? दूसरे कंट्री में चले गए। पंजाब से हरियाणा में क्या आ गए? दूसरे कंट्री में। तो उन्होंने कहा 1 नेशन 1 टैक्स। सारा कंट्री एक ही एक्ट की बात करेगा, सेंटर या स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम तो नहीं मानते, तो उन्होंने कहा भी देखो जीएसटी हम तभी लाएंगे जब तुम मान जाओगे, पहले बोलो तैयार हो। तो सारी स्टेट्स को मनाने में बहुत टाइम लगा। जीएसटी का कंसेप्ट तो 2004-05 में कांग्रेस लेके आई थी, पी चिदम्बरम। 2004-05 से वो सबको मनाते रहे, कोई नहीं माना। कभी फूफा जी नाराज़ हो गए, कभी बुआ जी नाराज़ होगी, कभी ये नाराज़ हो गया, वही जो मैरिज में होता है। तो मोदी जी ने पता नहीं क्या जादू चलाया, सारे मान गए, अपोजिशन भी सारी मान गई। तो उन्होंने कहा पहले सुन लो, कॉपी पेस्ट मारना है। जहाँ सेंट्रल लिखा है वहाँ हरियाणा आएगा, जहाँ सेंट्रल लिखा पंजाब आएगा। यानी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में कमांड दे देना, कन्वर्ट ऑल सेंट्रल इनटू पंजाब, कन्वर्ट ऑल सेंट्रल इनटू हरियाणा, कन्वर्ट, और कोई चीज़ नहीं करने देंगे हम, ये देख लो। तो फिर सी स्टूडेंट ने कहा इतने एक्ट पढ़ा के क्या करेंगे, सेंट्रल का पढ़ा लो, स्टेट का क्यों पढ़ा रहे हो। तो हमारी सिलेबस में स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, बिकॉज वो कॉपी पेस्ट है। इसलिए हम स्टडी करेंगे सेंटर का, जबकि सारी स्टेट्स का भी है, लेकिन वो कॉपी पेस्ट है। तो एक एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, फिर सारी स्टेट्स ने कॉपी कर लिया, 2 एक्ट तो ये हो गए। अब यूनियन टेरिटरी,
वो अलग बनाएंगे यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का अलग बना लेकिन कॉपी पेस्ट बना, तो शेष स्टूडेंट ने कहा वो हम क्यों पढ़ाएंगे, हमारे स्टूडेंट को नाम स्टेट का पढ़ाते हैं, नाम यूनियन टेरिटरी का पढ़ाएंगे, हम तो सेंटर का पढ़ाएंगे। फिर कई बार इसको ना मिला के लिया जाता है टैक्स, उसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। क्यों मिला के लिया जाता है वो मैं अभी सब्सिक्वेंट क्लास में बताऊंगा। अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, मिला के लेते हैं, वो कहलाएगा इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट IGST एक से स्टूडेंट ने कहा ये पढ़ाएंगे हम, क्योंकि इसके स्लाइटली प्रोविजन डिफरेंट है, ज़्यादा सेक्शन नहीं है, गिने चलो 2 4 5 7 ही हैं। इन्होंने क्या किया, ये एक्ट बनाया, 5 सेक्शन तो डिफरेंट लिख दिया, बाकी सब सेम है, जैसे कि सेंटर और स्टेट है। तो इस सिर्फ नाम का इंटीग्रेटेड जो स्टडी करना है, सेंट्रल स्टडी करना है, तो स्टेट स्टडी नहीं करना, यूनियन स्टडी नहीं करना, IGST स्टडी करना है, थोड़ा बहुत पार्ट, कहीं कहीं एक आध सेक्शन। फिर एक एक्ट और बनाना पड़ा, दैट इज कंपेंसेशन सेस, कंपेंसेशन CSS। वो क्या पार्ट है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो पार्ट ये है, जब पुराने सिस्टम को ख़त्म किया, स्टेट्स के पुराने सिस्टम को ख़त्म किया और न्यू सिस्टम लेके आए। न्यू सिस्टम तो सेंटर का भी पुराना ख़त्म हुआ था, स्टेट का भी पुराना, सबका पुराना ख़त्म हुआ था, लेकिन लीड कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट। लीडर कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट्स ने क्या कहा सेंटर को, भाई पुराने सिस्टम में मान लो टैक्स ज़्यादा आ रहा था और नए में मान लो कम आया है, तो कौन जिम्मेवार है। तो सेंटर ने कहा मान लो नए में ज़्यादा आया तो, नहीं ज़्यादा आया तो हमारा है, और कम आया तो, उन्होंने कहा कम आया तो हमारा है। जैसे हम 50 लाख पहले कलेक्ट कर रहे थे और अब कलेक्शन हुआ 40, तो 10 लाख का लॉस कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमें क्या पता। उन्होंने कहा जाओ फिर हम नहीं मानते GST, कर लो इम्प्लीमेंट GST। तो बड़ा आदमी हमेशा झुकता है, छोटा नहीं झुकता, झुकेगा हमेशा बड़ा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जी हम दे देंगे, और क्या करें, लेकिन हम कह तो दिया दे देंगे, देंगे कहाँ से, है कहाँ। तो उन्होंने कहा एक टैक्स और लगाओ, दैट इज GST सेस। GST सेस मतलब कि आपको स्टेट का GST भी देना है, सेंट्रल का GST भी देना है, और ये वाला भी देना है। तो सेंट्रल वाला सेंट्रल ले जाएगा और ये भी सेंट्रल ले जाएगा, ले जाने के बाद इकट्ठा कर लेगा, फिर जिस जिस स्टेट का लॉस हुआ पूछेगा, उनको दे देगा, बांट देगा। और उस एक्ट का पूरा नाम क्या है, मैं रीड करवा देता हूँ, पहले पांचों एक्ट का नाम रीड कर लेते हैं। पहले का पूरा नाम सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स एक्ट 17, लेकिन हम क्लास में बोलेंगे CGST, सारी एब्रीविएशन ही बोलेंगे। स्टेट वाला SGST, UT वाला UTGST, इंटीग्रेटेड वाला IGST। कंपेंसेशन सेस वाले को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, गुड्स सर्विसेज टैक्स, किस लिए, कंपेंसेशन टू स्टेट्स। एक्ट कौन सा, रेगुलेटेड थ्रू गुड्स सर्विसेज टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 17, कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 17। ठीक है, इस बात को और समझिए। जैसे मैं बाजार से सामान खरीद के लाया, तो एक तो मेरे बिल के ऊपर CGST लगा हुआ है, एक SGST लगा हुआ है, ये दो तो लगेंगे। जो GST सेस है वो सारी गुड्स पे नहीं लगा रखी, लग्जरी आइटम पे लगा रखी है, या फिर नेगेटिव गुड्स, टोबैको, उनसे अच्छा बड़ा मजा आ रहा है टोबैको में, लॉ फिट और टैक्स निकालो जरा, लग्जरी आइटम पे है। जैसे मैं आपको मोटर कार का बताऊं, मोटर कार का ये रेट है 14, ये रेट है 14 और GST सेस से 25, टोटल 53% का टैक्स है। खरीदो गाड़ी, बड़ा मज़ा आता है ना गाड़ी चलाने, चलाओ। 10 लाख की गाड़ी देख लो 15 लाख से ज़्यादा की पड़ेगी, तो सेंडगो से हमें दे दो 10 लाख का 140 हमारा है, 114 का, बाकी रखेंगे रिजर्व में, जब कोई स्टेट कहेगी ना लॉस हुआ है दे देंगे उसको। तो ऐसे लग्जरी आइटम पे है। तो जब आप बिल मार्केट से लोगे कभी कभार नज़र आएगा आपको, हमेशा नज़र नहीं आएगा।
या तो लग्जरी आइटम होगी या नेगेटिव आइटम होगी, दो पे लगाया हुआ है लिमिटेड, लेकिन ये सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। कहीं बात हो तो आप समझ जाना। तो बेसिक स्ट्रक्चर बना, जब भी मार्केट से आप सामान खरीदोगे या सर्विसेज लोगे, आप बिल को चेक कर लेना। बिल में ये तो पक्का लगे होंगे, सेंट्रल और स्टेट, ये कभी लगा होगा कभी नहीं लगा होगा। लेकिन आप कहोगे हमने तो सामान खरीदा था कुछ भी नहीं लगा था। है किसी के पास कोई इनवॉइस कभी देखी हो इसमें कुछ भी ना हो, किसी को ध्यान आ रहा हो? या आप ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मिल के जीएसटी उसके ऊपर से माफ़ कर दिया कि छोड़ो जी जीएसटी माफ़। क्योंकि जो एसेंशियल आइटम है जो हर गरीब आदमी कंज्यूम करेगा, उसके ऊपर ये लगाओगे तो बेचारा रोटी कैसे खाएगा? वो आइटम तो छोड़नी पड़ेगी ना भाई। मिल्क है, आटा है, वेजिटेबल है, इस तरह की आइटम। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें डबल सिस्टम बना दिया कि आटा लाओगे पैकेट में तो लगेगा, आटा लाओगे खुला तो नहीं लगेगा। सब्जी लाओगे पैकेट में लगेगा, सब्जी लाओगे सब्जी मार्केट से नहीं लगेगा। मिल्क लाओगे पैकेट में लगेगा, ओपन लोगे नहीं लगेगा। क्योंकि पैकेट वाला ज़्यादातर थोड़ी बेटर पोजीशन वाले खरीदते हैं और ओपन ज़्यादातर इकोनॉमिकली लो पोजीशन वाले खरीदते हैं। या जिसको जीएसटी बचा लो भाई, ओपन ले आओ तो बहुत जगह ये नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप आईसीआई में फ़ीस पे करेंगे तो नहीं लगेगा, कॉलेज में फ़ी पे करेंगे नहीं लगेगा, पब्लिक स्कूल में देंगे नहीं लगेगा, हमारे यहाँ दोगे लगेगा क्योंकि वो कह रहे हैं वो एसेंशियल है। कोचिंग लेना एसेंशियल नहीं है, जबकि आपको पता है कोचिंग ज़्यादा एसेंशियल है, वो एसेंशियल नहीं है। कॉलेज में क्या पढ़ाई होनी, कुछ नहीं, उस पर लगाओ जीएसटी, इसको करो एग्जाम्प्ट। बट एनीवे, तो आपको कहीं लगे नहीं लगा, समझ आना एग्जाम्प्ट है। डॉक्टर से सर्विसेज लेंगे, डॉक्टर के लिए जीएसटी एग्जाम्प्ट है। हॉस्पिटल से सर्विसेज लेंगे एग्जाम्प्ट है। क्योंकि भाई एक तो देखो, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने जाए बंदा वैसे ही परेशान है, तभी तो जाएगा डॉक्टर के पास। ऊपर से डॉक्टर को पैसे देना पड़ेगा और परेशान है, ऊपर से डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा और परेशान है, ऊपर से जीएसटी, बंदे का हार्ट अटैक और हो जाएगा। तो उससे जारी दो, माँ इतना पनिशमेंट काफ़ी है, जीएसटी तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है सब पे माफ़ है। इस तरह से एक अलग से पार्ट आएगा पूरा चैप्टर, सर्विसेज एंड गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। लेकिन गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी को सिलेबस से हटा दिया, सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी सिलेबस में है। कम से कम 4 क्लास उस पर लगती है ये समझने में कौन कौन सी सर्विस है जो एग्जेम्प्ट है। क्योंकि उन्होंने सर्विस में सीधा नहीं लिखा एग्जेम्प्ट है, वो लिखा इस सर्विस में इस केस में एग्जेम्प्ट है, इस केस में टैक्सेबल है, इस केस में एग्जेम्प्ट है, इस केस में टैक्सेबल है। वो याद करते करते आप दुखी हो जाओगे कौन से केस में एग्जेम्प्ट है और कौन से केस में टैक्सेबल है। मैंने कहा था लॉ कभी स्पेसिफिक नहीं होता, जनरल होता है। ये सारा स्पेसिफिक बना रखा है एक एक बंदे के हिसाब से। लॉ जनरल होता है, जैसे मान लो कह दिया जी मेडिकल सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, बात खत्म। नहीं, मेडिकल सर्विसेज इस केस में तो टैक्स हो जाएंगी, इस केस में एग्जाम्प्ट हो जाएगी, इस केस में टैक्स हो जाएगी, इस केस में एग्जाम्प्ट हो जाएगी, इसमें ये रहेगा, उसमें वो रहेगा, उसमें वो रहेगा, उसमें। जैसे मान लो उन्होंने कहा हॉस्पिटल में एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर हॉस्पिटल का कमरे का रेंट 5,000 से ज़्यादा तो टैक्सेबल है। कमरे का रेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा पेशेंट खाना खाएगा होटल हॉस्पिटल में तो एग्जाम्प्ट है, अगर पेशेंट का रिश्तेदार खाएगा तो टैक्सेबल है। पेशेंट के लिए तो खाना वहीं से आता ना, तो रिलेटिव होते हैं भाई, वो भी बैठ के खाना खा लेते हैं, उनका टैक्स कर देना, उनसे पेमेंट लोगे तो। ऐसे है ना, स्पेसिफिक बना रखा सारा ही। तो एक बार इतना रीड करो आप।
आगे देखिए, सिलेबस ऑफ सी इंटर कवर्स ओनली सेंट्रल जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। मेनली सेंट्रल जीएसटी है, इंटीग्रेटेड तो ऐसे नाम का है। Prior to the concept of GST, there was multiple taxation and direct taxes. Also, there was cascading effect, direct tax, no tax. But after GST, no multiple taxation. Also, no cascading event can be explained with the help of the illustration given below. Illustration को देखो आप. Illustration 1. ABC with purchase raw material for rupees 10 lakh plus excise duty 10% plus VAT 10%. The company has incurred 5 lakh being processing charge and sold the final product at a profit of 2 lakh. Charge output excise duty 10%, VAT 10%. Solution before GST raw material 10 lakh. एक्साइज ड्यूटी 1 लाख, टोटल 11 लाख, वैट 10%, 110, टोटल 12 10, प्रोसेसिंग चार्ज 5 लाख, कॉस्ट 17 10, प्रॉफिट 2 लाख, ट्रांजेक्शन वैल्यू 2 लाख, आउटपुट एक्साइज ड्यूटी 10%, टोटल 2101, एड वैट 10%, अमाउंट पेबल बाय बायर 2311, रॉ मटेरियल हैज बीन टैक्स ट्वाइस, ऑल्सो दिस कास्टिंग इफेक्ट। इस एग्जाम्पल को एक बार देखो, फिर डिस्कस करते हैं। देखो अब इस बात को समझिए आप। पहले क्या था, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने प्रोडक्ट बनाया 10 लाख का, प्रोसेसिंग मेरा 5 लाख, प्रॉफिट मेरा 2 लाख, 17 लाख में इस प्रोडक्ट को बेचूंगा। तो पुराना सिस्टम था गवर्नमेंट ने का भी, एक तो इस पेपर ले लेना सेल्स टैक्स, मान लो 10% का रेट है सेल टैक्स, ये लगाना पड़ेगा। हरियाणा में हूँ तो हरियाणा का एक्ट स्टडी कर लेना, दिल्ली में हो दिल्ली का कर लेना, पंजाब में हो, जो सबका अलग अलग है। तो ये बना 170, ठीक है। इससे पहले एक पार्ट और ऐड करता हूँ। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, जब प्रोडक्ट को बनाओगे पहले लगाना एक्साइज ड्यूटी, ये मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, मान लो 10% है, 1,70,000, फिर इसको ऐड कर लेना, अब लगाना सेल टैक्स। मान लो 10% है 1.87, और इतना पैसा जो बायर है उससे ले लेना। हर मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट बनाएगा कॉस्ट लेगा, प्रोसेसिंग लेगा, प्रॉफिट भी लेगा, प्रॉफिट पे भी टैक्स लगेगा। पहले लगेगी एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर पर, ये देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके लिए उसे स्टडी करने पड़ेगा सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, ये पूरा स्टडी करना पड़ेगा, वरना समझ में नहीं आएगा। फिर लेगा सेल टैक्स, इसके लिए जिस स्टेट में है उसका सेल टैक्स स्टडी करना पड़ेगा। अगर ये कंपनी है, एक ब्रांच दिल्ली में, एक पंजाब में, एक हरियाणा में, तो चार्ट अकाउंट से पहले बात करनी पड़ेगी। ये तीनों जगह का काम आप देखोगे, तीनों एक्ट का आप देख लो, आपको पता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी, कंट्री के अंदर बिजनेस करना है, कंपनी की अगर ब्रांच 15 स्टेट में, तो 15 एक्ट स्टडी करने पड़ेंगे, वरना समझ में नहीं आता, एक का अलग अलग सिस्टम है। और एक ये स्टडी करना पड़ेगा सेंटर का, पूरे इंडिया का। तो जब ये टैक्स लगता था तो पर्सन ये कह रहा था, अभी ये टैक्स आपने इस पे लगाया, ठीक है, लेकिन ये जो टैक्स लगाया आपने इस 170 के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर टैक्स लगा दिया, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, क्योंकि 170 इसमें आ गया है, 18.70 में देखो 170 आ गया है। इसके ऊपर लगाया तो टैक्स के ऊपर टैक्स और लगा दिया, टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों लगा दिया? कॉस्ट पे लगाओ, प्रॉफिट पे लगाओ, जैसा कि सारी दुनिया करती है। टैक्स के ऊपर टैक्स कौन लगाता है? ये तो मल्टीपल टैक्सेशन है। मल्टीपल टैक्सेशन ही इसको बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। उन्होंने कहा भी ये तो कास्केडिंग इफेक्ट है, तो गवर्नमेंट ने कहा होगा, हमारा तो ऐसे ही रहेगा। उन्होंने कहा जी फ्रांस ने तो ठीक कर दिया 1954 में, तो फिर इंडिया ने भी इसको ठीक किया, कौन से ईयर में? 1986 में, यहाँ इसको ठीक कर दिया। कैसे ठीक किया उस पर भी हम आएंगे, पहले देख ले डिफेक्ट क्या है, फिर वो कैसे ठीक हुआ तो समझ में आएगा।
तो ये ठीक हो गया था 86 में। मेजर चेंजेस इंडिया में हो गई थी 86 में, मेजर चेंजेस जीएसटी में नहीं हुए। 90% से ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे यहाँ पे, 10% बचे हुए जीएसटी में आए हैं। बस 86 में जो गवर्नमेंट थी उसने चुपचाप कर दिए, पब्लिक को पता नहीं लगा। और 17 में मोदी जी ने पूरा वर्ल्ड हिला दिया कि वी हैव चेंज द एंटायर सिस्टम, न्यू टैक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो पता लग गया सबको, भी न्यू आया। नाम भी बदल दिया उन्होंने, नाम नहीं बदला था, नाम एक्साइज ड्यूटी छोड़ दिया था। तो यहाँ पे चेंज किया था, मैं बताऊँ कैसे चेंज किया था। पहले देख लो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। सेंट्रल का टैक्स अलग स्टडी करो, स्टेट के अलग स्टडी करो, उसका पेमेंट अलग चालान फॉर्म भरो, इसका पेमेंट अलग चालान फॉर्म भरो, उसकी अलग रिटर्न भरो, इसकी अलग रिटर्न भरो, उसकी अलग स्क्रूटनी फेस करो, इसकी अलग स्क्रूटनी फेस करो, ऊपर से इनकम टैक्स की स्क्रूटनी फेस करो। तो कह रहे थे कि एक कंट्री है, ये कितने कंट्री है समझ में नहीं आ रहा, कितने एक्ट स्टडी करें। तो उन्होंने कहा भाई वहाँ से बात चल रही थी, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ मिला के एक ही एक्ट बना दूँ। जीएसटी में बना दिया। उन्होंने कहा हटाओ सेल टैक्स को, हटाओ एक्साइज ड्यूटी को। इसके साथ एक पार्ट और भी था, एक चार्ट अकाउंटेंट ने सर्विसेज दिया है तो सामान थोड़ा बेचा है। सर्विसेज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विसेज टैक्स लगता था, अलग से एक टैक्स और था सर्विस टैक्स, उसका एक्ट अलग था। तो एक एक्ट वो और आ गया सर्विस टैक्स। ये गुड्स का बता रहा हूँ मैं आपको, सर्विसेज का अलग था। एक एक्ट वो स्टडी करो। और जब सामान वन स्टेट टू द दूसरी स्टेट बिकेगा तो एक और टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। एक एक्ट ये था, वन स्टेट टू द अदर। एक एक्ट ये रहा, एक एक्ट ये रहा, एक एक्ट ये रहा, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसका पेमेंट करो, उसका इतने सारे एक्ट। तब से बात चली थी, इनको ख़त्म करके एक नहीं, मतलब उनका अब बन गया एक, सब खत्म हो गया। बदले में कहा गया जीएसटी। लेकिन जीएसटी में भी दो है, सेंट्रल स्टेट, लेकिन दो नहीं एक ही है, कॉपी पेस्ट है। कहने को दो है। यूटी का भी कॉपी पेस्ट है। इंटीग्रेटेड भी, इंटीग्रेटेड यहाँ पे लगता है। अब वन स्टेट टू द अदर में सेंट्रल स्टेट अलग अलग नहीं होंगे, इकट्ठा लगेगा। वो क्या प्रॉब्लम आती है वन स्टेट टू द अदर में, अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसीलिए वन स्टेट टू द अदर में सेल टैक्स नहीं था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था। वन स्टेट टू द अदर में देखो प्रॉब्लम क्या आती है, मैं साथ साथ बताता हूँ। अगर बायर सेलर दोनों हरियाणा में, तो स्टेट का टैक्स हरियाणा को मिलेगा, सेंटर का तो सेंटर को मिलेगा ही। और अगर बायर सेलर यूपी में तो यूपी वालों को मिलेगा स्टेट का। लेकिन सेल अगर हरियाणा टू यूपी तो दोनों स्टेट लड़ पड़ेंगी, हमें दो स्टेट का। और कौन सी स्टेट लेगी देखो आप, बायर सेलर दोनों हरियाणा में तो स्टेट वाला हरियाणा को, सेंटर वाला सेंटर को। और अगर बायर सेलर दोनों यूपी में, स्टेट वाला स्टेट को, यूपी को, सेंटर वाला। और अगर सेल हरियाणा टू यूपी, अब बताओ किसको, स्टेट वाला। हरियाणा कहेगा सेलर हमारे पास है, यूपी का तो बायर तो हमारे पास है। हरियाणा कहेगा प्रोडक्ट तो हमने बनाया, तो उसने कहा खरीदा तो हमने, उसका बेचा तो हमने, उसने कहा खरीद के पेमेंट तो हमने दिया है, टैक्स का पेमेंट तो हमने दिया, हमें मिलेगा। उनका पेमेंट लिया तो हमने है। सेंटर को उसे समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों हटो यहाँ से, हमें दुलाओ। तो इंटीग्रेटेड का पेमेंट किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमने इसलिए नहीं लिया कि हम रखेंगे, हम तुम्हें ही देंगे, बाद में देखेंगे किसका कितना बनता है, बांटेंगे। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके अलग से रखती है। जितना इंटीग्रेटेड आएगा आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लिया, बचा आधा सेंट्रल का नहीं है, या तो हरियाणा का है पंजाब का है, वो अलग अकाउंट में रखेंगे और दोनों में बांटेंगे। क्या सिस्टम होता है बांटने का मैं बताऊंगा आपको। इंटीग्रेटेड क्यों लेके आए तो आई थिंक आप समझ गए। क्योंकि जब हरियाणा से पंजाब, हरियाणा से यूपी बिकेगा तो हरियाणा का जीएसटी लगाएं कि यूपी का जीएसटी लगाएं, समझ में नहीं आएगा। इसलिए इंटीग्रेटेड लगा देंगे, सब मिला दिया, सेंटर और स्टेट। आधा कौन ले लेगा, सेंटर। बचा किसका है, स्टेट का। लिया किसने है, सेंटर ने। डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, सेंटर। ठीक है। तो एक तो पार्ट ये ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे पहले क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। क्यों, पुराना पार्ट पता होगा तो नया अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा ये सिस्टम है, पहले में क्या प्रॉब्लम थी, पहले क्या हो गया था। जब तक पहले की बात नहीं पता, नहीं समझ में नहीं आएगी।
नहीं, बड़ी अच्छी समझ में आएगी कि पहले ये प्रॉब्लम थी, अच्छा ये किया जीएसटी ने। सेल टैक्स किसका था, कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट। दिल्ली से बिकेगा दिल्ली, हरियाणा से बिकेगा हरियाणा, पंजाब से बिकेगा पंजाब। और सेंट्रल ने कहा हमें सेल टैक्स में हिस्सा नहीं चाहिए, हमारा वो रहा। तो मैन्युफैक्चरर जो है एक्साइज ड्यूटी देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन जो रिटेलर है, होलसेलर है, वो तो खाली बेच रहा है, बेचने वाला खाली सेल टैक्स लेगा, वो एक्साइज ड्यूटी नहीं लेगा। एक्साइज ड्यूटी कौन लेगा, मैन्युफैक्चरर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर से मिलता था, होलसेलर रिटेलर से नहीं मिलता था। और मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी से सेल टैक्स भी लेता था, तो स्टेट गवर्नमेंट को सबसे मिलता था। मैन्युफैक्चरर है तो निकालो सेल टैक्स, होलसेलर है तो निकालो, रिटेलर है तो निकालो। स्टेट गवर्नमेंट 3 जगह से ले जाएगी, ये 3 जगह से अपनी स्टेट का लेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के मैन्युफैक्चरर से लेगा। सारे कंट्री में मैन्युफैक्चरर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करके देगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसका अपना कलेक्शन था, इनका अपना था। वन स्टेट टू द अदर में पहले क्या लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, यानी ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती थी वन स्टेट टू द अदर में, बाद में स्टेट में बढ़ता था। वो काम जीएसटी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। वो सिर्फ वन स्टेट टू द अदर में लगता है, वो ले जाएंगे बाद में बांटेंगे। और सर्विसेज का अलग से था, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब सर्विस टैक्स नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, सेल टैक्स नहीं है, सेंट्रल सेल टैक्स नहीं है, सबके बदले में एक ही है। जो सेंट्रल जीएसटी है सब कॉपी पेस्ट है। आईजीएसटी में कोई चेंज नहीं है, बस एक ही चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है वन स्टेट टू द अदर के अंदर इंटीग्रेटेड लिया जाएगा। पेमेंट विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। वो क्या क्राइटेरिया रहता है मैं बताऊंगा, पता लग जाता है किसका कितना बनता है, उसके हिसाब से बढ़ता है। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें थोड़ी नई प्रॉब्लम है, उसमें कास्केडिंग इफेक्ट तो है, डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम भी है। हाई प्लीज पेज नंबर 17 इलस्ट्रेशन 1 को दोबारा देखो। अब इलस्ट्रेशन 1 में क्या हो रहा है कि मैंने रॉ मटेरियल खरीदा किसी से, जिससे खरीदा उसने मुझे 10 लाख का दिया, उसके ऊपर उसने मुझे एक्साइज ड्यूटी लगा ली 11 लाख, फिर उसने मुझे उसके ऊपर सेल टैक्स भी लगा लिया, उसने मुझे 12,10,000 में दिया। मैंने कहा था एक्साइज ड्यूटी तो भाई मैन्युफैक्चरर है वो लगाएगा, जो जिसने मुझे बेचा, मान लो जेड लिमिटेड ने रॉ मटेरियल, क्या जेड लिमिटेड भी एक्साइज ड्यूटी लगाएगी इस पर? डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है और रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड नहीं भी हो सकता। अगर शुगर फैक्ट्री है, शुगर केन खरीदा फार्मर से, तो फार्मर ये टैक्स नहीं लगाएगा, वो तो मैन्युफैक्चरर लगाएगा। लेकिन मैंने कोई केमिकल खरीदा है जो कि किसी ने बनाया है, मेरे लिए रॉ मटेरियल है, उसके लिए वो फिनिश प्रोडक्ट है। मैं फ्रिज बनाता हूँ लेकिन कंप्रेशर नहीं बनाता, कंप्रेशर मैं खरीदता हूँ। जो कंप्रेशर मुझे बेच रहा है, मैं कहूँगा रॉ मटेरियल है, स्पेयर पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, वो मुझसे एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा। तो हमारा एग्जाम्पल इस टाइप का है कि भाई जो मुझे रॉ मटेरियल दे रहा है, स्पेयर पार्ट दे रहा है, कंपोनेंट दे रहा है, वो भी मुझसे एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर रहा है, क्योंकि वो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। रॉ मटेरियल तो बहुत टाइप के होते हैं, कुछ ग्रोन होते हैं, ज़मीन से ग्रो किए हुए, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड पे है। देयर आर सो मैनी केमिकल्स जो मैन्युफैक्चर्ड है, जो खरीदे जाते हैं। मान लो प्लास्टिक का सामान बनाता हूँ, तो प्लास्टिक का दाना तो खरीदूंगा ना मैं, वो प्लास्टिक का दाना कोई और बना रहा है, वो मुझसे एक्साइज ड्यूटी लेगा, सेल टैक्स भी लेगा। ठीक है, तो हमारे ये एग्जांपल है। तो ये एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट कर दिया, ये सेल टैक्स का। अब मेरी कॉस्ट कितनी है, 12,10,000। अब इसमें मैंने प्रोसेसिंग मिलाई 5 लाख, इसमें मैंने प्रॉफिट मिलाया 2 लाख, और अब मैंने आगे बेचा किसी को 19,10,000 में। मैं भी मैन्युफैक्चरर हूँ, ये भी मैन्युफैक्चरर है, आगे एक बायर है, उस बायर को मैंने 19,10,000 में बेचा और 10% एक्साइज ड्यूटी है, तो ये चार्ज कर ली 1,91,000, टोटल कर लिया, टोटल आ गया 21,01,000। करेक्ट, बुक वाली फिगर ही लिख रहा हूँ। फिर मैंने उसके ऊपर सेल टैक्स को वैट भी बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स कह लो, सेल टैक्स कह लो, एक ही बात है। पहले इसका नाम सेल टैक्स था, बाद में बदल के इसका नाम वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स। ये 10% मैंने ये लगा लिया, 2,10,100, और फिर मैंने बेचा 23,00,000
11,100। ये मैं एग्जांपल 1986 से पहले का दे रहा हूँ। फिर इसी एग्जांपल को 1986 के बाद वाले मिलेंगे, फिर इसी एग्जांपल को जीएसटी मिलेंगे। तो पूरी जर्नी आपको समझ में आ जाएगी कि पहले क्या होता था, क्या डिफेक्ट था, फिर क्या ठीक करके क्या हुआ और एट प्रेजेंट क्या है। ये सबसे पुराना सिस्टम है 86 से पहले का। तो ये जो बायर है ये गवर्नमेंट को कह रहा है ये क्या किया आपने, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या गलत है आप देखो, क्या गलत है। वो कह रहे थे बिल्कुल ही गलत है, ये तो साफ नज़र आ रहा है, सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट को कह रहा है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो आप। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा 10 लाख पे देखो ये टैक्स लग चुका ना, ये रहा 10 लाख पे टैक्स लग गया। और इस 10 लाख को आप फिर इसके अंदर ले आए, इसके अंदर 10 लाख को इसके अंदर ले आए। करेक्ट और नॉट। 10 लाख बताओ 19,10,000 में है या नहीं है, देख लो है नहीं है। ये 10 लाख जुड़ते जुड़ते यहाँ पे आ गया ना 19,10, तो 10 बीच में आ तो रहा है और इसके ऊपर टैक्स लगा, तो 10 लाख पे टैक्स ये रहा। फिर इसमें ऐड करके 10 लाख पे तो आपने 2 बार टैक्स ले लिया मेरे से, क्योंकि पे तो सारी मैं ही करूँगा। ये 1 लाख भी मेरी पॉकेट से जा रहा है और ये 1,91 मेरी पॉकेट से जा रहा है। इस 10 लाख का जो टैक्स है मेरी पॉकेट से जा रहा है, 10 लाख फिर इसके अंदर आ गया, फिर टैक्स लगा दिया 10% का, तो 10 लाख पे डबल टैक्सेशन है। चेक करिए है कि नहीं है। उसके बाद ये जो टैक्स दिया 1 लाख, ये 1 लाख का 1 लाख का जो टैक्स दिया, ये 1 लाख भी तो इसमें है, 19,10 में 1 लाख भी तो है। फिर टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, कास्केडिंग इफेक्ट भी है। 10 लाख पे टैक्स लगा 1 लाख, जाएगा किसकी पॉकेट से, जाएगा तो इसकी पॉकेट से। ये मैन्युफैक्चरर सब पास ऑन करेगा इसको। हर मैन्युफैक्चरर फाइनली किसको पास ऑन करता है, सब कुछ बायर को। नज़र आ रहा है एबीसी ने 1 लाख दिया जेड लिमिटेड को, रियलिटी में एबीसी ने कहाँ दिया है, रियलिटी में तो इसने दिया, बायर ने दिया, इसकी पॉकेट से जा रहा है। तो कह रहा है 10 पे एक बार टैक्स, फिर 10 में मिला के फिर टैक्स, फिर 1 लाख इसमें जोड़ लिया, एक बार फिर टैक्स, फिर उसके बाद लगाया आपने सेल टैक्स। ये तो थी एक्साइज ड्यूटी, ये सेल टैक्स। अब ये सेल टैक्स इसके अंदर आ गया और फिर इसके ऊपर टैक्स, फिर इसके ऊपर टैक्स लगाया ये वाला, फिर इसको इसमें ऐड कर लिया और उसके बाद फिर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, उसी सामान पर टैक्स। ये क्या कर रहे हो आप, मल्टीपल टैक्सेशन, कास्केडिंग इफेक्ट। देखो 10 लाख रुपया है, उस पर ये रही एक्साइज ड्यूटी, 10 लाख इसमें आया, फिर 10 लाख पे एक्साइज ड्यूटी, फिर 10 लाख पे सेल टैक्स, जबकि 10 लाख पे सेल टैक्स भी लग रहा है। 10 लाख पे 2 बार एक्साइज ड्यूटी, 2 बार सेल टैक्स। कैसे, देख लो ऐसे, एक बार एक्साइज ड्यूटी, एक बार एक्साइज ड्यूटी 2 बार, एक बार सेल टैक्स, एक बार सेल टैक्स 2 बार, ठीक है। और टैक्स को भी जोड़ दिया और टैक्स के ऊपर टैक्स। ये तो सारा ही डिफेक्टिव है। आप पहले चेक करो डिफेक्टिव है कि नहीं है। असली डिस्प्यूट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये क्लियरली विजिबल है। तो सबसे पहले फ्रांस ने रियलाइज़ किया ये तो बिल्कुल ही गलत है। बताओ आप एग्री करते हो नहीं करते हो, डबल टैक्स और कास्केडिंग इफेक्ट, करेक्ट और नॉट। तो अब गवर्नमेंट ने 86 में कहा चलो ठीक है एग्रीड, हम इसको हटा देते हैं। अब इसको हटाएं कैसे, प्रॉब्लम इज हाउ टू करेक्ट इट। तो करेक्शन के लिए एक कंसेप्ट लेके आए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये कंसेप्ट लेके आए, इससे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी, वो से बीस लिमिटेड को भाई तुम 1 लाख की एक्साइज ड्यूटी तुमने जो दी है ना हम तुम्हें वापस कर देंगे, और 1,10,000 का जो आपने वैट दिया है ये भी वापस कर देंगे। मतलब अपनी बुक्स में लिख लो कि ये पैसा आपने गवर्नमेंट से लेना है और ये कहलाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स है, इसका क्रेडिट ले लो, यानी ये हम तुम्हें दे देंगे। देंगे कैसे वो बाद में बताता हूँ आपको, दे देंगे, ये बात क्लियर है। इसलिए आप इसको अपनी कॉस्ट से हटा दो, इसको कॉस्ट से हटा दो, इसको कॉस्ट से हटा दो, हम तुम्हें वापस कर देंगे। तो अगर ये कॉस्ट से हटेंगे तो फिगर सारी चेंज होंगी। अब ये रह जाएगा 10, क्योंकि 1 लाख और 1,10,000 हट गया, ये रह जाएगा 10 और ये रह जाएगा 17। करेक्ट और नॉट। वो 2,10,000 बीच में से हट गया तो कॉस्ट में से 2,10,000 हट जाएगा क्योंकि हम वापस करेंगे, और यहाँ आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 170, ये आ जाएगा 1870, ये आ जाएगा 187 और ये आएगा टोटल।
और अब इस बायर से गवर्नमेंट ने पूछा अब बताओ कहीं है डबल टैक्सेशन? नहीं है, क्योंकि 10 लाख पे यहाँ तो टैक्स लगा ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट से वापस कर देंगे तो लगा ही नहीं। 10 लाख पे पहली बार टैक्स लगेगा, ये रहा। तो डबल टैक्सेशन हट गया, कास्केड इफेक्ट नहीं हटा, क्योंकि 170 इसमें ऐड हुआ है और 170 पे फिर टैक्स लगाया है। छोटा सा डिफेक्ट रह गया, 170 हैज़ बीन टैक्स, 170 का जो टैक्स है इसके ऊपर टैक्स और लग गया है, कास्केड इफेक्ट है, यानी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर सेल टैक्स लग गया है। ये 170 1870 में आ गया, 1870 पे एक्साइज ड्यूटी लग गई तो 170 पे तो लग गया। छोटा सा डिफेक्ट रह गया है कास्केड इफेक्ट का, तो 86 में ये पार्ट आया था और जीएसटी ने जो 170 के ऊपर टैक्स द्वारा लग रहा है उसको हटाया है। जीएसटी ने क्या किया, उन्होंने कहा 10% एक्साइज ड्यूटी भी इस पे लगा दो और 10% वैट भी इस पे लगा दो, अपने आप कास्केड इफेक्ट गायब। इंस्टेड के टैक्स लगा के टोटल करके लगाते हैं, सीधा इस पे लगा दो। इसलिए जीएसटी का भी मैंने क्या कैलकुलेशन दिखाया था, 1 लाख है, 9% सेंटर का भी उस पर लगेगा, स्टेट का भी 9% उस पर लगेगा। पहले क्या होता था, 1 लाख में सेंटर का ऐड करो, 1,09,000, फिर 10% लगता था। अब सेंटर का ऐड नहीं होगा, उसी फिगर के ऊपर सेंटर का, उसी पे स्टेट का, तो एक कास्केड इफेक्ट भी गायब हो जाएगा। तो पहले मैं आपको ये कैलकुलेशन दिखाऊंगा 86 के बाद की, फिर वो कैलकुलेशन दिखाऊंगा जीएसटी वाली। लेट्स सी 86 के बाद की कैलकुलेशन कौन सी है, वो कर रखी है यहाँ पे, ये सेम कैलकुलेशन कर रखा है यहाँ पे, देखो आगे इसी इलस्ट्रेशन को दोबारा देखो। एबीसी ड्यूटी परचेज रॉ मटेरियल 10 लाख प्लस एक्साइज ड्यूटी 10% प्लस वैट 10%। कंपनी इनकट 5 लाख बिंग प्रोसेस चार्ज, सोल्ड द फाइनल प्रोडक्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। ये सबसे पुराना सिस्टम है 86 से पहले का। रॉ मटेरियल 10 लाख, एक्साइज ड्यूटी 1 लाख, टोटल करना पड़ता था, टोटल के ऊपर वैट लगता था। तो ऐसा करने से एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी वैट लग जाता था, शुरू से ही कास्केड इफेक्ट आ जाता था। प्रोसेसिंग चार्ज ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, 19-10 में बेचा। अब 19 लाख 10,000 के बीच में 10 लाख देखो वो एडिड है, इस 10 लाख पे दोबारा लगेगा टैक्स। 191 के अंदर 10 लाख पे टैक्स दोबारा लग गया, फिर 191 को ऐड कर लिया। तो कास्केड इफेक्ट तो इसमें कई बार है, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर सेल टैक्स लगता है, फिर एक्साइज ड्यूटी प्लस सेल टैक्स को मिला के एक्साइज ड्यूटी लग रही है, फिर उसके ऊपर सेल टैक्स लग रहा है। रॉ मटेरियल हैज बीन टैक्स ट्वाइस, ऑल्सो कास्केड इफेक्ट। अब इसको 86 के बाद वाले को बोलते हैं मॉडिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी, यानी आफ्टर द ओरिजिनल सिस्टम बट बिफोर द जीएसटी। इसमें मेजर करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखिए 10 लाख, 1 लाख, 11-10, 1 लाख 12-10, बीच में आएगा एसएससी का टैक्स क्रेडिट। एसएससी शैल बी अलाउड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये मेजर करेक्शन है। एक्साइज ड्यूटी 1 लाख गवर्नमेंट से रिफंड मिलेगा, वैट का 1,10,000 रिफंड मिलेगा। रिफंड होने से अब सिस्टम सारा बदलेगा। सेल्स टैक्स अलाउड, अब कॉस्ट फाइनल प्रोडक्ट की रह जाएगी 10 + 5 + 2 17 लाख। 17 लाख पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी 170, ऐड करो 1870, 187 ये 57। अब इसमें डबल टैक्सेशन नहीं है, बस सिर्फ एक छोटा सा डिफेक्ट है, कास्केड इफेक्ट है। अब ये जो हमने एक्साइज ड्यूटी ली है 170 की, अब जो गवर्नमेंट का वापस कर देंगे वो वापस देखो कैसे होता है। मुझसे आपने 170 एक्साइज ड्यूटी ली है, इसमें से 1 लाख जो हमने आपको देना था माइनस कर लो, 70,000 में दे दो। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा तुमने लिया है सेल टैक्स 187, हमने वापस करना था 110, ये अपना काट लो और बैलेंस दे दो। एक्साइज ड्यूटी वैट पेड बाय रॉ मटेरियल शैल बी कॉल्ड इनपुट टैक्स, इट्स टैक्स क्रेडिट इज अलाउड। एक्साइज ड्यूटी वैट फाइनल प्रोडक्ट शैल बी कॉल्ड आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी डिडक्टेड। जब हम पेमेंट करेंगे लेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। तो इसका बेसिकली एडजस्टमेंट होता है फ्रॉम आउटपुट टैक्स एंड बैलेंस शैल बी कॉल्ड नेट टैक्स। स्टिल इट हैज़ डिफेक्ट, एक छोटा सा डिफेक्ट क्या रह गया, देयर इज वैट ऑन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऐड करके वैट लगाया। अब जीएसटी ने इसको भी हटाया है, पहले आप इसको अच्छे से देख लो। 86 में करेक्शन हुआ था, ये मेजर करेक्शन था। जीएसटी ने तो किसी और टाइप के चेंजेस किए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया। देखो एक बार रीड करके अच्छे।
अब देखो जीएसटी ने क्या कर दिया, आफ्टर जीएसटी नो मल्टीपल टैक्सेशन तो पहले ही गायब हो गया था, नो कास्केडिंग इफेक्ट, हाँ कास्केडिंग इफेक्ट गायब किया जीएसटी ने। अब क्वेश्चन क्या आएगा, एबीसी में परचेज रॉ मटेरियल 10 लाख, सीजीएसटी 10, एसजीएसटी 10, अब एक्साइज ड्यूटी गायब, वैट गायब, बदले में आ गया सीजीएसटी एसजीएसटी, दोनों का रेट सेम रहेगा। कंपनी इनकर्ड 5 लाख बीइंग प्रोसेसिंग चार्ज, सोल्ड द फाइनल प्रोडक्ट एट ए प्रॉफिट 2 लाख, चार्ज दिस। अब रॉ मटेरियल हमने 10 लाख का खरीदा, बेचने वाले ने सीजीएसटी लिया, एसजीएसटी लिया मुझसे, टोटल 12 लाख, ये मुझे टेस्टेड मिल जाएगा, सीजीएसटी का मिल गया, एसजीएसटी का मिल गया, मेरी कॉस्ट वही 10 लाख रहेगी। 15 2 17 लाख के ऊपर, अब देखो सीजीएसटी डायरेक्ट 17 पे लगेगा, एसजीएसटी डायरेक्ट 17 पे लगेगा, ऐड करके नहीं लगेगा, तो वो कास्केडिंग इफेक्ट भी गायब हो गया। यानी आज की डेट में कोई भी पर्सन मार्केट के अंदर कोई मैन्युफैक्चरर है तो ये कैलकुलेशंस करेगा और इस कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स आएगा। अब अगले पेज पे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने हमारा 170 लिया, हमने 1 लाख देना था, माइनस कर लो। स्टेट गवर्नमेंट से आपने हमारा भी 170 लिया, हमने भी 1 लाख देना था, माइनस कर लो। अब इसमें लिखेंगे देयर इज नो मल्टीपल, नो कास्ट इफेक्ट, दोनों गायब हो गए। बिफोर कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज ऑन मैन्युफैक्चर and value added tax also called sale tax was charged on sale of goods. Excise duty was payable on cost plus profit and sale tax was payable on cost plus profit plus excise duty, जिससे cascading effect आता था। And according sale tax was charged on excise duty also. There is tax on tax and it is called cascading effect as shown above. But after GST no cascading effect. Manufacturer shall charge CGST plus SGST instead of excise duty. Also GST shall be charged on the cost plus profit. इतना आप रीड करके देखिए, ये बेसिक कंसेप्ट है जीएसटी का। पहले इतने पार्ट तक कोई क्वेश्चन आपके माइंड में पूछो, फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक के पार्ट में कोई बात क्लियर नहीं हुई हो। 1986 में मेन चेंज आ गया था जीएसटी में, जो मेजर पार्ट है उससे रिलेटेड कोई खास चेंज नहीं है, और अलग टाइप के चेंजेस किया जीएसटी में, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। अब देखो जरा इस बात को दोबारा से समझते हैं। देखो एक शॉपकीपर है, ये एक चार्ट अकाउंटेंट के पास आएगा, तो ये खाली इनकम टैक्स के लिए नहीं आएगा, खाली जीएसटी के लिए नहीं आएगा, ये दोनों के लिए आएगा। खाली इनकम टैक्स की नॉलेज है तो आप सर्विस नहीं दे सकते, खाली जीएसटी की नॉलेज आप सर्विस, आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए इकट्ठी, क्योंकि आएंगे ये इकट्ठे। हमने इनकम टैक्स अलग डिस्कस कर लिया, जीएसटी अलग डिस्कस कर लिया, आएंगे तो दोनों। अब मैं मिला के दिखाता हूँ आपको। शॉपकीपर ने सामान खरीदा, ट्रेडर की बात करते हैं, ट्रेडर की, उससे सामान खरीदा 1000 रुपये का, इसके ऊपर सीजीएसटी का पेमेंट किया, एसजीएसटी का पेमेंट किया, 10% का रेट ले लेता हूँ, 100 रुपये 1200 का पेमेंट दिया, इनवॉइस इसके पास आ गई है, ओरिजिनल जो इसने अपने पास रखी है। फिर इसने सामान बेचा यही वाला, ये जो सामान बेचा ये ऐसे अंदाजे से सामान बेच देगा, प्रॉफिट अंदाजे से जोड़ देगा, जितना मिल जाए प्रॉफिट। तो इसने लेट सी 1300 रुपये का बेचा, इसको नहीं पता इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, इसको तो ये नज़र आ रहा है 1200 वाला 1300 का, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मेरे वापस हो जाएंगे। 1000 रुपये वाले को 1300 का बेच रहा हूँ, कि उसको थोड़ा जीएसटी की पूरी नॉलेज है, तो ऐसे ही बेच देगा कितने का भी, तो 1300 का बेच दिया। इसके ऊपर चार्ज किया 130, टोटल कितना 1560, करेक्ट और नॉट? ठीक है, ये इनवॉइस कस्टमर को दे दी और ये उसकी कॉपी है, और पूरे महीने के अंदर जो इनवॉइस आई हैं वो 1000 हैं, और जो बेचा है उसकी कॉपी वो 1200 है। महीने के एंड में इससे पूछ लो तुमने कितना जीएसटी देना गवर्नमेंट को, वो कहेगा समझ में नहीं आ रहा कितना देना है। टैक्स क्रेडिट वो ये कहेगा वो क्या होता है। तो अब ये मंथ के एंड में जो इनवॉइस आई हैं 1000 वो लेके आएगा, और 1200 जो कॉपीज़ हैं जो सामान बेचा वो लेके आएंगे। जी हमें तो ये नहीं पता लग रहा हमारा इनकम कितनी है, ये नहीं पता रहा जीएसटी कितना, वो तुम देख लो। ये काम अब आपको करना है।
उसकी भी नॉलेज है, इसकी भी नॉलेज है। आपके सीए ने आपको बुलाया, ले जाओ भाई जीएसटी की रिटर्न बनाओ, इनकम टैक्स रिटर्न बनाओ। मैं कहता हूँ पूरे साल का है, चलो कितनी इनवॉइस पूरे साल की ले लो। जीएसटी की रिटर्न हर महीने जाती है, इनकम टैक्स की साल में एक बार जाती है। मैं इकट्ठी कर देता हूँ समझने के लिए, चाहे 1 महीने के लगा लो, इनकम टैक्स की भी चलो 1 महीने के लगा लो रिटर्न। आपको क्या करना है, आपको पहले ये वाली 1000 उठानी है, इस 1000 को अपने कंप्यूटर में एंट्री करनी है, सीरियल नंबर, डेट, ऊपर आईटीसी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह, इनवाइस का नंबर, जो भी नंबर होगा इनवाइस का, अलग अलग पर्सन ने भेजी है, किसी का कुछ, किसी कुछ। डेट, जैसे मान लो इस इनवाइस की मैं एंट्री कराता हूँ, इसका इनवाइस नंबर है 236, डेट है ये 3 जुलाई 22 की। तो आपने इनवाइस का नंबर डाला और डेट डाली और टैक्स क्रेडिट नोट कर लिया, कितना, 100 रुपये, 100 रुपये। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये पूरी डिटेल बना लो 1000 इनवाइस की, कुछ भी फिगर लिख देता हूँ मैं, 1 लाख, 1 लाख, ये टैक्स क्रेडिट है। अब जो 1200 इनवाइस की कॉपी उनको आपको मिली है, उसकी बनाओ लिस्ट, वो कहलाएगा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जो इनवाइस में चार्ज हुआ है, ये हर एक इनवाइस का नंबर डालो, हर एक में लिखो सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसमें आएगा 130 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आ गया 1,60,000, ये आ गया 160। इसका मतलब 60 ये देना है गवर्नमेंट को, 60 ये देना है। दिस इज कॉल्ड नेट टैक्स। जैसे हम इनकम टैक्स में और क्वेश्चन में क्या करते थे, टोटल इनकम निकालो और टैक्स लायबिलिटी निकालो, यहाँ क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालो, आउटपुट टैक्स निकालो, नेट टैक्स निकालो, 3 चीज़ें निकलेंगी। ये नेट टैक्स का पेमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट को हो जाएगा, इसकी रिटर्न चली जाएगी। अब इसी को इनकम टैक्स में ले लो। इनकम टैक्स में कैसे ले लो, आईटीसी की फिगर को छोड़ करके, ये रहा कॉस्ट ले लो, कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपये, करेक्ट। शॉपकीपर 1200 समझ रहा है, हम 1000 समझ रहे हैं, करेक्ट, ठीक है ना, 1000 आएगा ना। फिर बेचा है, बेचा कितने में है, 1300 में, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 300 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट है 300 रुपये, करेक्ट और नॉट। इसमें से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे सारे निकाल लो, शॉप का रेंट, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बिजली का बिल, सब खर्चे निकाल लो। सब खर्चे निकाल के आएगा नेट प्रॉफिट, इसके ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा। तो ये इनकम टैक्स में चला जाएगा, ये जीएसटी में चला जाएगा, दोनों काम खत्म हो जाएंगे। ये साल में 12 बार करना है, वो साल में 1 बार करना है। साल की पूरी इनवाइस का 1 बार में कर लो, या हर महीने एंट्री करके छोड़ दो इनकम का पार्ट। खर्चे तो इकट्ठे ही आएंगे, डेप्रिसिएशन तो साल का इकट्ठा ही आएगा, हर महीने तो आएगा नहीं। रेंट हर महीने ले लो, सैलरी हर महीने ले लो। तो जो क्लाइंट आएगा वो इस तरह से जितनी इनवाइस उसके पास आई है ओरिजिनल लेके आएगा, और जितनी इनवाइस इशू किया कॉपी लेके आएगा, और आपको ला करके दे दिया जाएगा। अब एक चार्ट अकाउंटेंट के पास, जैसे ये क्लाइंट है, ऐसे 1000 एम्प्लॉइज़ है, 1000 क्लाइंट्स हैं। किसी की इनवाइस पूरे महीने की 1000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 10 लाख है। अब ये बड़े बड़े शोरूम वाले एक दिन में 1000 इनवाइस इशू कर देते हैं, आपको ही पता है। बड़े बड़े शोरूम में जाके देखो, लाइन लगी होती है कस्टमर की, एक दिन में 1000 इनवाइस, 5000 इशू हो गई। तो इसका ये काम बेसिकली सीए के ऑफिस में होगा, वहाँ बैठ के हर मंथ के एंड में आएगी। भाई बहुत ज़्यादा काम है, डेली बेस पे आएगी कि भाई इतना काम है, डेली बेस पे भेजो आप, हर रोज़ भेज दो, हर रोज़ हम एंट्री कर देंगे। तो हर रोज़ बेस एंट्री होगी। पेमेंट तो खैर जीएसटी का महीने में 1 बार जाएगा, और इनकम टैक्स का एडवांस लग जाएगा, रिटर्न 1 बार जाएगी। तो बेसिकली दोनों टैक्स मिला के समझ में आता है। खाली इनकम टैक्स पढ़ लो, खाली ये पढ़ लो, पूरी बात ही समझ में नहीं आती। इनको मिलाएंगे तो समझ में आएगा। तो मार्केट के अंदर आज की डेट में एक नया ट्रेंड चल रहा है, भाई इनकम टैक्स कोई और टीचर पढ़ा रहा है, जीएसटी कोई और पढ़ा रहा है, तो ये पार्ट कोई नहीं पढ़ाएगा, ना इनकम टैक्स वाला पढ़ाएगा ना जीएसटी वाला। वो कहेगा मुझे क्या पता, इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, जीएसटी वाला मुझे क्या पढ़ाऊंगा, और ये कौन पढ़ाएगा, इसके बिना समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अलग अलग पढ़ा तो आधा ही पढ़ा है। मैं आपको हर जगह मिला दूंगा दोनों चीज़ें, हर चैप्टर में, हर स्टेज पे दोनों मिक्स होके आएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका एडवांस तक देना है इनकम टैक्स का, तो क्या जीएसटी का नहीं देना, क्वेश्चन आएगा ना माइंड में।
हर बात आएगी। उसका इंटरेस्ट 234 से, तो इससे इसका क्या रहेगा? इसका कोई एडवांस टैक्स नहीं होता, क्योंकि हर महीने एक्चुअल दे रहे हैं, तो एडवांस टैक्स कौन सा? उसका तो साल में एक बार देना है, इसमें एडवांस टैक्स का कंसेप्ट नहीं है। इंटरेस्ट इसमें 234 ABC पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, इसमें हिसाब नहीं है, इसमें डेज का हिसाब है। 4 दिन लेट हो 4 दिन का, 10 दिन लेट हो 10 दिन का। फिर तो सारा ऑनलाइन है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी सबकी। वहाँ इनकम टैक्स में लिख के कैलकुलेशन करते थे 61 में, वहाँ प्रॉब्लम थी, यहाँ नहीं है। यहाँ 18% पर एनम लगेगा, जितने दिन लेट हो उतने दिन का दे दो आप। तो ये दोनों को मिला के पूरी बात सब आपके सामने देखो। अब आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि भाई मिला के ये पूरी बात बनती है, क्लाइंट आगे क्या कहेगा। और दोनों को जब तक मिलाएंगे नहीं, बात समझ में नहीं आएगी। और ये बात क्लाइंट को पता ही नहीं होती, ये टैक्स क्रेडिट वाली ना पूरी कहानी समझ में नहीं आती। सीए बस एक ही सेंटेंस बोलेगा भी जो तुमने दिया ना वापस मिल जाएगा, जबकि ये हर केस में वापस ही नहीं होता। वो हर केस में समझ लेगा वापस जाता है। मैंने बिजनेस के लिए मोटर कार परचेज की, जीएसटी कह रहा है मोटर कार को हम बिजनेस का पार्ट ही नहीं मानते, किस बात का टेस्टेड नहीं लेने देंगे हम। और इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है हम तो मानते हैं, हम आपको डेप्शन अलाउ करेंगे, इंस्पेक्शन हेड में सारे खर्चे अलाउ करेंगे। इनकम टैक्स मोटर कार को बिजनेस का पार्ट मानता है, जीएसटी पार्ट ही नहीं मानता। तो अगर उसने मोटर कार खरीदी है, उस पर अगर दिया है 14 + 14 + 28, किसी का टैक्स रेट नहीं है, वो सीधा कॉस्ट में जाएगा। और इनकम टैक्स एक्ट में इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, जीएसटी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वरना दुकानदार क्या सोचता रहेगा, मेरा क्या जा रहा है, मैं दे के आया हूँ 53% जीएसटी, वापस मिलेगा, मेरे सीए ने कहा सारा वापस मिलता है। तो सीएसएस पूरा जीएसटी तुम्हें कैसे बढ़ाएं भाई, इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। अभी वो पार्ट आएगा। बिल्डिंग हमने बनाई है फैक्ट्री की, बिल्डिंग का नहीं मिलेगा, इसमें रॉ मटेरियल लगा हुआ है, बिल्डिंग में ब्रिक सीमेंट नहीं मिलेगा। तो उससे जो मेन आइटम है ना बिजनेस में आ रही है, उसका देंगे टैक्स क्रेडिट, सबका नहीं देंगे। मान लो मैंने एसी खरीदा है, एसी का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, बिल्डिंग का नहीं मिलेगा। जबकि इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन अलाउड, कमर्शियल का 10, उसका 5, बिल्डिंग का रिपेयर अलाउड। जीएसटी कह रहा है बिल्डिंग का तो बिजनेस से मतलब ही नहीं है। तो ये हर स्टेज पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट तो दोनों लेके आएगा, दोनों पार्ट आपको करने हैं। और जब दोनों को मिलाएंगे ना लगातार, तो प्रॉपरली समझ में आएगी बात कि उसमें ये करना, इसमें ये करना, उसमें ये करना, इसमें ये करना, इसमें ये। तो दोनों को अलग अलग करके कोई सोचे पढ़ ले, इम्पॉसिबल है। इनमें ऑर्गेनिक यूनिटी है। ऑर्गेनिक यूनिटी आप समझते हो? कितने स्टूडेंट समझते हैं ऑर्गेनिक यूनिटी? देखो, ब्रेन में और हार्ट में ऑर्गेनिक यूनिटी है। कोई कहे जी ब्रेन तो अलग है, उसका हार्ट से क्या लेना, और हार्ट अलग है, उसका ब्रेन से क्या लेना। अरे भाई, ब्लड की सप्लाई तो यहीं से जा रही है ना, और हार्ट को इंस्ट्रक्शन तो ब्रेन दे रहा है ना, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे थोड़ा कर रहे हैं, उसको हार्ट से जो है नर्व सिस्टम पूरा आ रहा है, वो हार्ट की जो मेन नर्व है उसको कंट्रोल कर रहा है ब्रेन, तब वो रिदमिक मूवमेंट चल रही है। तो इसको ऑर्गेनिक यूनिटी बोलते हैं। तो इसको अलग किया ही नहीं जा सकता, जो सेपरेट नहीं हो सकते, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक यूनिटी। तो इनमें ऑर्गेनिक यूनिटी है। एक बार रीडिंग लो आप, इतने पार्ट। अगर आप सीए फाइनल के लेक्चर देखोगे ना यूट्यूब पे, देख लेना आप बीच में, तो जो भी इनकम टैक्स पढ़ा रहा है वो बार बार बोल रहा होगा ये तो जीएसटी में आता है, ये मुझे नॉलेज नहीं है भाई इसकी। वो ओपनली कह रहे हैं मुझे नॉलेज नहीं है। जीएसटी वाला कह रहे हैं इनकम टैक्स में आता है, भाई मुझे नॉलेज नहीं है। वो उनसे पूछ लेना आप। बच्चा कहता हमने भी क्या लेना है, वो अलग याद कर लो, वो अलग याद कर लो, एग्जाम पास होना हो जाएगा। तो उससे एंड तक ये बात समझ में नहीं आती, दोनों मिक्स कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे देख लेना, जो भी डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा है वही बोल रहा है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि देखो मुझे नॉलेज नहीं है भाई, वो उनसे पूछ लेना। वो दोनों को जब तक मिक्स नहीं करेंगे वो मज़ा आता ही नहीं है दोनों का, ठीक है। कॉकटेल का मज़ा आपको पता है ना, कुछ और होता है। आप रीड करके देखो आप।
थोड़ा सा इसके आगे और देखो आप, पेमेंट ऑफ जीएसटी। अब आप सब इसको मिलाते चलना इनकम टैक्स की पेमेंट से। इनकम टैक्स का मैं आपसे पूछूंगा, जीएसटी का मैं आपको बताऊंगा। सप्लायर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी कब तक? अप टू 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड हैज़ टू फाइल चालान PMT 06। अब पैरेलल आपके माइंड में आना चाहिए, इनकम टैक्स कब तक पे करना होता है, पैरेलल माइंड में आना चाहिए। उसका चालान नंबर कितना था? पेमेंट इज मेड ऑनलाइन, हाउएवर ओवर द काउंटर पेमेंट कैन बी मेड ओनली फॉर 10,000। काउंटर पे सिर्फ 10,000 पे हो सकता है, सब ऑनलाइन है। एज पर सेक्शन 170 जीएसटी राउंडेड ऑफ मल्टीपल ₹1। अब ध्यान कर लो, इनकम टैक्स राउंडेड ऑफ कितना था? 10। और इफ देयर इज 50 पैसा और मोर, हमने कहा था पैसा हटाना है, यानी कहा हटाना है। उन्होंने कहा 50 ज़्यादा तो हायर पे ले जाना वरना लोअर पे। वहाँ था जितने मर्जी पैसे हटा देना, राउंडेड टू हायर मल्टीपल, अदरवाइज इट विल बी इग्नोर्ड। इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट टैक्स एज पर सेक्शन 50 इंटरेस्ट विल बी चार्ज 18% पर एनम। वहाँ था 234 ABC, या एक ही सेक्शन है 50। इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट रिफंड शैल बी ग्रांटेड विद इन 60 days डेट ऑफ एप्लीकेशन, अदरवाइज इंटरेस्ट शैल बी अलाउड 56 6% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ डिले। वहाँ रिफंड पर इंटरेस्ट सिलेबस में नहीं था, यहाँ भी रिफंड पर इंटरेस्ट सिलेबस पे नहीं है। यहाँ जीएसटी के 50 सेक्शन सिलेबस में है, 50 के बाद का कोई सिलेबस में नहीं है। ये 56 है, यहाँ भी रिफंड सिलेबस में नहीं है, वहाँ भी रिफंड सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप रीड कर लो, एक सेंटेंस है। अब आप यहाँ तक एक बार रीड कर लो, फिर डाउट पूछिए। ये जो जीएसटी के लेक्चर है, ये अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये पहले 10 लेक्चर यूट्यूब पे भी आएंगे। किसी को अगर रिवाइज करना तो कर लेना, किसी को अपनी फ़ोटो देखनी है यूट्यूब पे तो देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए है, वो मेरे लिए है। तो जो कोई बच्चा हाईलाइट करने वाला हो, ये हाईलाइट करके दिखाएंगे यूट्यूब के ऊपर। वो हाईलाइट किस बात का होगा ये देखेंगे भाई, अच्छा लगना चाहिए भाई। हाँ भाई, कई बार कोई बात करता है वो बड़ा अच्छा लगता है, कई बार कोई हंसता है खुल के वो भी अच्छा लगता है, कई बार कोई सो रहा होता है वो भी अच्छा लगता है। खैर हमारी क्लास में सोने का तो कोई काम ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों को उठा देते हैं हम। क्योंकि टीचर में अगर एनर्जी है और आवाज़ तेज है, बच्चा सो नहीं सकता। टीचर अगर बैठ गया चेयर पे और फिर ये बोला जीएसटी में 3 एक्ट होते हैं, एक होता है CGST, एक SGST। तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे भाई, नींद आ जाएगी। और जो हमारे जैसे बिना मतलब के चिल्लाने वाले, तो सोने का कोई काम नहीं। अब डाउट बताओ, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना पार्ट बार बार रीड करके आना, 3 4 5 बार रीडिंग लेके आना, ठीक है? ओके, थैंक यू।